अब्दुल्ला साहब, एक बार वो बात सुनते भी हैं, उसके बाद कुछ से कुछ हो जाता है, मंजरनामा बदल जाता है। अब पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा तो बन चुका है। इस सारे सिचुएशन में अगर कोई डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन की जानिब अमेरिका जाता है तो पाकिस्तान इस सारी सिचुएशन में किस हद तक किरदार निभा सकता है? क्योंकि ऑब्वियसली ईरान हमारे हमसाये में है, वहाँ पर कोई मसले मसाइल होते हैं तो पाकिस्तान में उसके असरात आएंगे। दूसरा ये कि जो हम डिप्लोमेटिक अलाइनमेंट्स देख रहे हैं, इस पर भी ज़रा तजिया दीजिएगा। बड़े हम देख रहे हैं ममालिक हैं जो कि बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे, पीस बोर्ड का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एतमाद की कमी भी है, और अमरीकी सदर ये खुद कह चुके हैं कि सोली उन्हीं का फैसला चलता है। कोई पीस बोर्ड के जो मेंबर होंगे, क्या आपको लगता है कि उनकी ओपिनियन लेकर जो अहम फैसले हैं वो लिए जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, बोर्ड ऑफ पीस के अंदर 26 इनिशियल मेंबर आए हैं, जिसके अंदर से कनाडा को अगर निकाल दिया जाए तो 25 रह जाते हैं। और उसके बाद जो है उसके अंदर जो बुनियादी तौर पे जो मेरे ख्याल में जिनके ऊपर जुल्म सितम किया गया, बर्बरियत ढाई गई, वो तो फ़लस्तीन है और वो उसका मेंबर है ही नहीं। दूसरी जानिब जिसने जाबराना काम किया, इसराइल, वो वहाँ बैठा है। पाकिस्तान और इसराइल पहली दफ़ा जो है वो एक जगह के ऊपर जो है वो बैठने जा रहे हैं, इकट्ठे बैठने जा रहे हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन में, लेकिन हम यूनाइटेड नेशन ही बैठते, हम जो है वो उनको बायकॉट कर देते हैं। अभी आपको याद है नेतन्याहू आया था तो सब लोगों ने बायकॉट करके जो है वो चले गए और वहाँ वो खाली तकरीर करता रहा। मुस्लिम दुनिया का तो लोग वहाँ नहीं मौजूद थे। दूसरी जानिब जो है वो ये देख लीजिए कि अगर हम नहीं बनते बोर्ड ऑफ पीस मेंबर तो फिर क्या हासिल हो जाता। ये एक नई अलाइनमेंट का आपने जिक्र किया है, ठीक है, वहाँ बैठेंगे, कुछ अपनी बात मनवाएंगे या कुछ कम से कम सुनेंगे, या कम से कम अमेरिका को या दीगर दुनिया को ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि हम जो है जनाब, जब कोई पीस प्रोसेस शुरू हो रहा था तो हम उसका हिस्सा नहीं थे। हाँ, अब जितना भी ओनर्स है वो इजराइल के ऊपर चला जाएगा, और जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यही चाहेंगे कि पीस प्रोसेस जो है वो प्रिवेल करे, और अगर उसके अंदर कोई रखना डालेगा इजराइल, जो जाहिर है उसी की जानिब से रखना आता है, तो फिर इसका मतलब है कि कम से कम दुनिया को नुक्ताचीनी का मौका मिल जाएगा। दूसरी जानिब जो है वो ईरान है। ईरान जो है बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर नहीं बना और ना ही वो बनने जाने का कोई उसका इरादा है। ये याद रखिए कि ईरान की न्यूक्लियर पावर जो है वो कहीं खत्म नहीं हुई, और ये जो हालिया जिस तरीके से चाइना और रशिया की बेतहाशा मदद आई, रशिया की खुलेआम और चाइना की जो है वो साइलेंटली, और ये देखिए कि उनके जहाज एंटीनॉव जो थे वो भर भर के आए, और इजराइल जो है उस टाइम पे उसको सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि अमेरिका का तो शायद वो कुछ ना कर सके अभी, ऑल्दो कि उन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है, लेकिन इसके बावजूद जैसे अभी एहतिशाम साहब ने कहा कि उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है वो बड़ी सुपीरियर है, और उसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स मौजूद हैं जो 11,000 किलोमीटर की रफ्तार से शुरू होते हैं, और ये बहुत ज्यादा आगे जा सकते हैं। मकसद यहाँ ये कहने का है कि दुनिया में कोई सिस्टम इस टाइम पे अमेरिका समेत किसी के पास नहीं है जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स का तोड़ निकाल सके। इसका मतलब यह है कि अगर जो अमेरिकी अड्डे, जो 21 अमेरिकी अड्डे इस खित्ते में मौजूद हैं अरब ममालिक के अंदर, ईरान उनको निशाना बनाएगा, जिस तरह से हदीद बेस को उसने कतर में निशाना बनाया था। नतीजा जो था वो आपको पता है, कतर के लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो गई थी, और फिर अमेरिका को इंटरवीन करना पड़ा था और ये जंग को ख़त्म करना पड़ा था। दूसरी जानिब जो है, जो अभी अमेरिका ने बंकर बस्टर बॉम्ब्स जो है इस्तेमाल किए अपने B-52 तैयारों के जरिए, वो उसके अंदर किसी में कामयाबी इसलिए हासिल नहीं हुई क्योंकि कोई IAEA के मुताबिक कोई ताबकारी नहीं फैली। अगर ताबकारी नहीं फैली तो इसका मतलब है कि वो जो 320 केजी के करीब जो न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल है वो ईरान के पास कल भी मौजूद था और आज भी मौजूद है। तीसरी बात यह है कि मिलिट्री पॉस्चरिंग, और ये जाहिर है एक तरीका होता है, जनरल जहां भी होते हैं वो मिलिट्री हल निकालना चाहते हैं, और अमेरिका के अंदर भी जो पेंटागन है वो चाहता है कि इसका कोई मिलिट्री सोल्यूशन निकाला जाए, जो कि कामयाब नहीं होगा। आप देखें कि उन्होंने पॉलिटिकली लोगों को अवेयर किया, लोगों को बाहर निकाला, लेकिन वो मूवमेंट जो है वो बैठ गई। उसके बाद जो है वो अब अमेरिका क्या करेगा, अवाम जो है वो एक दफा फिर इकट्ठी हो जाएगी उनके साथ, और फिर इजराइल का जो है वो खैर नहीं होगी। इसलिए मेरा नहीं ख्याल के बावजूद इसके कि 2 न्यूक्लियर पावर्ड जो USS अब्राहम लिंकन और USS जॉर्ज W बुश, दोनों को खित्ते में भेज दिया गया है। USS अब्राहम लिंकन जो था वो 2024 के अंदर जब ईरान और इजराइल के दरमियान में जो है वो मामलात खराब हुए तो उस टाइम पे वो उसको वैसे ही वहां प्लेस कर दिया गया था, और वो अभी भी मशरक़ वस्ता में मौजूद था।
दूसरी जानिब जो है वो आप देख लें कि इन दोनों जहाज़ों के ऊपर तकरीबन 90 जहाज़ और साथ ही साथ जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो इस पे मतलब फी जहाज़ जो है वो आ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है। इस टाइम पे बियॉन्ड विजुअल रेंज जो मिसाइल सिस्टम है वो ईरान के पास पहुंच चुके हैं और बियॉन्ड विजुअल रेंज और कामाकाजी स्टाइल के ड्रोन्स जो कि पहले भी यूएसएस जो यहाँ वॉरशिप्स खड़े थे जो यमन के पास, उनको जो है निशाना बनाया गया और उन्होंने नुकसान पहुंचाया, क्योंकि कामाकाजी स्टाइल के जो ये लकड़ी के बने हुए जो ड्रोन्स हैं ये रेडार के ऊपर नहीं आते, जिसके नतीजे के अंदर जो है वो तबाही हो सकती है। अब इसके बाद जो है फिर ये आप समझते सारे क्योंकि इसराइल बार बार यही कहता रहा और जो हम इंटरनेशनल रिपोर्ट्स देखते रहे वो यही कहते रहे कि इसराइल जो है वो ईरान को एक थ्रेट लेता है और इस पे हमला करने का सोच रहा है बहुत जल्द। हमने माजी करीब में भी ये रिपोर्ट्स देखी थी। उसके बाद ये सारा एकदम से सिचुएशन टेंस हो गई अमेरिका और ईरान के दरमियान। सो आप समझते हैं कि प्रॉक्सीज के जरिए करेंगे, डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन आपको दिखाई नहीं दे रही है अभी? मैं नहीं समझता इट विल बी अ वेरी फूलिश थिंग कि अगर वो डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन पे आते हैं, बिकॉज फियर अ मैन हु हैज गॉट नथिंग टू लूज। एक आदमी जिसके पास लूज करने के लिए कुछ ना हो उससे डरना चाहिए। याद रखिए ईरान जो है एक हमेशा से कौम थी और अपने मरने से पहले वो दुनिया के अंदर इजराइल को नहीं रहने देगा। और इजराइल, आपको याद है अभी चंद दिन पहले इजराइल ने कहा था कि जी वॉर ना हो तो बेहतर है। क्यों? क्योंकि इजराइल को डर लग गया, उसको पता है कि उनके जो मिसाइल्स हैं वो आएंगे, वो हाजी कसीम और हाजी कसम और जो उनके शहाब हैं दीगर हैं वो उनके मिसाइल जो हैं वो उनको उधेड़ के रख देंगे। इसलिए इजराइल को अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है वो उनको खतरे में नजर आती है और साथ ही साथ अमरीकी अड्डे जो हैं वो उनको खतरे में नजर आते हैं, क्योंकि अगर ईरान ने ऐसा कुछ कर दिखाया तो अमेरिका की जो मिट्टी है वो बहुत जबरदस्त किस्म की पलीत होने वाली है। दूसरी जानिब जो है वो यूरोप जो है इस टाइम पे आपने देखा कि उसका मूड चेंज हो चुका है। देखिए अब्दुल्ला, ये तो आप ठीक कह रहे हैं कि ये अगर जंग होती है तो शायद इजराइल के लिए इस दफ़ा ज़्यादा मुश्किल होगी। अभी से आप देख लें कि उन्होंने 10,000 नए बंकर बना दिए और तल अवीव व बाकी शहरों में कि आप वहाँ घुसें। और पिछली दफ़ा के भी अभी तक कंपनसेशन वो जो 25,000 वो कहते हैं घर जो तबाह हुए थे या पाशी तबाह हुए थे तल अवीव व बाकी जगहों पर इसराइल ने पेमेंट नहीं की और नतीजतन लोग उनके खिलाफ भी हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो मसला है ना अब्दुल्ला कि ईरान तो रिसीविंग एंड पे है ना। सब कुछ करने के बावजूद अगर इस स्टेज पे ये हमला हो जाता, ठीक है ईरानी बड़ी नेशनलिस्ट कौम है, अभी जिन लोगों ने बड़े ये मुजाहरे भी किए थे, लेकिन जब उनको ये पता चला या पता चल रहा है कि जी सारे नतीजे में अल्टीमेटली अपना इजराइल और अमेरिका हाथ मिलाएंगे और हमें नुकसान होगा, तो वो इकट्ठे हो गए। तो ये मैसेज अब वननेस भी दुनिया को गया है कि भाई ऐसा नहीं है। देखें, बड़ी अच्छी बात है इत्तेशामुल हक साहब ने कही है और ये बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि वो डिप्लोमेटिक चैनल्स जो हैं उनको एंगेज रखे हुए हैं। इराकी साहब हैं, कालीबाफ हैं, दीगर लोग हैं, वो इसके ऊपर कर रहे हैं। और ये भी एक हकीकत है कि खामेनी साहब के बाद कोई ऐसी जो तवाना आवाज़ है वो नज़र नहीं आ रही। पहले इब्राहिम रईसी मौजूद थे, लेकिन अब 86 साल के हैं खामेनी साहब और जाहिर है अगर ये इनको खुदा न खास्ता कुछ होता है तो मुश्किलात में इजाफा ज़रूर होगा। ईरान को इस बात का इल्म है। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला हमीद गुल साहब फॉर योर टाइम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।